अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वतन अजीज़ में सियासी दर्जे हरारत इंतहा को पहुँच चुका है और 2-3 दिन से सियासी माहौल काफ़ी तनाव का शिकार है। तो इस वजह से इंटरनेट सर्विसेज जो है वो भी बंद है, तकरीबन बंद है। तो इसलिए वीडियोज़ में थोड़ी ताख़ीर हो गई है। बहरहाल आज की जो वीडियो है उसका क्रेडिट जाता है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को। तो वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर चले देखते हैं आज की वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मेक ब्रिटिश इंडिया मीडिया की पार्ट ऑफ तरफ से ये G7। आवाज उठी है कि इंडिया को G7 में शामिल करके ग्रुप को अब बना दो G8। यहाँ पे आप देख पाओगे द टेलीग्राफ का आर्टिकल है, मेक इंडिया पार्ट ऑफ ए G8 एंड वॉच डेमोक्रेसी बीट चाइना एट इट्स ओन गेम। अगर जीडीपी ग्रोथ के मामले में चाइना को बीट करना है, डेवलपमेंट के मामले में चाइना को बीट करना है, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि इंडिया को G8 का अच्छा, पार्ट बना दो। इंडिया अभी G7 ग्रुप में G8 इंडिया आ और जाएगा यहाँ पर, तो G7 ये यानी ग्रुप G8 8 और बन ग्रुप जाएगा। 7 में शामिल नहीं नाउ है। ऑब्वियसली ऐसे इंडिया आर्टिकल बीबीसी ग्रुप कभी 20 में पब्लिश शामिल करेगा है। नहीं। ये आर्टिकल टेलीग्राफ तो ने इसके पब्लिश लिए किया है। उसके इंडिया अलावा फ्रेंच मीडिया, जर्मन मीडिया में, उनकी काफ़ी जो लोकल है लैंग्वेजेस बातचीत में चल रही है बहुत से कि जी आर्टिकल्स इंडिया को पब्लिश हुए ग्रुप हैं 7 का जहां पे मेंबर एक डिमांड दिख रही है कि बना दिया जाए, इंडिया को क्योंकि इंडिया G7 ऑलरेडी का दुनिया पार्ट की बनाओ। वी डेस्परेटली नीड इंडिया। और फाइव ऐसा नहीं है फिफ्थ कि ये इकोनॉमिक सब डिमांड्स रैंडमली उठ रही है। कंट्री मई है, के महीने में ये सब जिसकी आवाजें उठने का रीजन है इकोनॉमिक रैंकिंग क्योंकि इंडिया की वो G7 समिट बहुत पास है। 5th है। इसी महीने आप 5। देखोगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जाएंगे जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए। उसके बाद जो क्वाड समिट होना है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अटेंड किया जाएगा। तो ये सब इसी महीने होने वाला है। और साथ ही साथ प्लानिंग ये भी है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया G7 कंट्रीज का जो क्लाइमेट क्लब है ये भी ज्वाइन कर सकता है। इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके अलावा यूएसए ने अलग से पीएम मोदी को इनवाइट किया है फॉर अ स्टेट डिनर। ये सब जून के महीने में होगा। तो इंडिया का स्टैचर लगातार बढ़ रहा है। यूरोप पे इंडिया की डिमांड है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आप कहोगे ये सब देश खुद के लिए ये सब कह रहे होंगे, नहीं तो हमारे कोई शुभ चिंतक तो ये लगते नहीं है। तो अचानक से इंडिया की तरफ इतना प्यार क्यों आ रहा है? चाइना को लेकर ये इतने कंसर्न क्यों है? क्या हाल ही में कुछ हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। जापान G7 समिट होस्ट करेगा, 49th G7 समिट। आपको बताना है कि ये G7 समिट जापान के किस हिस्टोरिकल सिटी में होगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हिरोशिमा, क्योटो, टोक्यो या फिर ओसाका। कमेंट मेरे सेक्शन ख्याल में में करिए उत्तर। ओसाका। वैसे इसका आंसर कोशिश करूंगा वीडियो में ही आपको दे दूं, बाकी एंड में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। ओके, तो G7 प्राइमरली मैं कहूंगा यूरोपियन कंट्रीज की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पर बताया गया कि अब यह बात ऑफिशियल है, ब्रिक्स कंट्रीज ने ओवरटेक कर लिया है G7 कंट्रीज को ग्लोबल जीडीपी के मामले में। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में। G7 में टोटल 7 देश आते हैं और इन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक आप कह सकते हैं बिल्कुल ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट ही किया है। आप देखिए यहाँ पे आपको दिग्गज देश मिलेंगे, यूरोप के और एशिया का एक देश मिलेगा जापान। इन सब कंट्रीज पर भारी पड़ रहा है ब्रिक्स। नाउ ऑफ कोर्स कहने को हम ब्रिक्स कहते हैं, मगर रशिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से भी कम आज के समय हो चुकी है। ब्राजील कोई खास ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, ना साउथ अफ्रीका कोई बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक जाइंट है। मेन जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये दोनों जो इंडिया और बड़े चाइना जाइंट्स हैं, इंडिया चाइना, इन्हीं की बात हो रही होती है। किसी ग्रुप में आप नहीं, इनको रशिया डाल भी दो ना, था, लेकिन अचानक से पूरे यूक्रेन ग्रुप रशिया का वार वजन के बढ़ बाद अब जाएगा। रशिया की इकानमी क्योंकि उस काफी ग्रुप नीचे आ में गई है। आप दुनिया की ऑलमोस्ट आधी आबादी 40 to 45% आबादी डाल देते हो, फिर इकोनॉमिक पावर डाल देते हो। तो G7 कंट्रीज को बीट कर देना ग्लोबल जीडीपी आउटपुट में एक बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मैं यहां पर नॉमिनल टर्म्स की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। अब ये तो हमने बात कर ली है प्रेजेंट की, ठीक है, ब्रिक्स ने G7 को बीट कर दिया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर भी देखिए G7 के लिए बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि रिसेंटली यूएस मीडिया ने ही ये इन्फोग्राफिक पब्लिश किया जो बड़ा वायरल हुआ था। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 जो देश है, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, नीचे जापान, वैसे इनके नरेंद्र मोदी के रिसेशन में दौर जाने के में चांसेस इंडिया ने बहुत ज्यादा हैं। इंडिया माशी के लिहाज से रिसेशन में काफी जाने के तरक्की की है चांसेस और दिन रात 0% है, तरक्की कर चाइना रहा के है। मजीद 12% के आसपास तरक्की है। की तो मनाजिल G7 काफी एक तो तेज वैसे ही रफ्तारी से पीछे तय रह की गया। है, और क्योंकि उसके अलावा 2025 मंदी का तक खतरा इंडिया और है।
इंडिया का चाइना ये और गोल आगे है ग्रो कर रहे हैं, कि तो जो दूसरी गैप या है ना तीसरी ब्रिक्स और माशी G7 के बीच में, ताकत ये लगातार बना बढ़ता जाए। जाएगा। अगर मान लीजिए 10 साल तक ब्रिक्स बना रहा, G7 कंट्रीज जहां पे हैं ये इसी तरीके से बने रहे, ब्रिक्स आप देखोगे दुनिया में कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंपेयर टू G7। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से वेस्ट में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर ऑथर्स खुल के कहते हैं G7 आउट ऑफ टच है, ग्लोबल लीडरशिप ये खो देगा ब्रिक्स को, G7 कंट्रीज को कुछ करना होगा। और मैं कहूंगा देखिए, एक आदमी जो ग्रैंड स्केल पर यूएस फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी को समझता था, वो था डोनाल्ड ट्रंप। इनको चाहे स्मॉल स्केल नॉलेज ना हो कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, इस कंट्री की करेंसी क्या है, ये शायद ट्रंप को काफी जगह ना पता हो, मगर जो बेसिक स्टोरी है, कहाँ पावर है, कहाँ पावर जा रही है, ये बात ट्रंप से बेहतर शायद ही कोई यूएस प्रेसिडेंट समझता होगा। और इसलिए ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड 2020 में कह दिया था G7 आउटडेटेड हो चुका है, हमें इंडिया को इनवाइट करना होगा। उसके अलावा ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करना चाहते थे, मगर आप समझ सकते हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया बस एडिशनल बस कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर मेन जो पार्टनर G7 को डेस्परेटली चाहिए वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बट सैड बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वैसे वापस आज प्रेसिडेंट ना दुनिया बन को पाए। जरूरत है अगर ये इंडिया की। वापस प्रेसिडेंट बनते, इंडिया डेफिनेटली ये माशी लिहाज इंश्योर से करते इतना कि ऊपर जा इंडिया चुका है, प्रॉपरली G7 का तो ये मेंबर बने। कितने बट जो फख्र की बाइडन की बात पॉलिसी कुछ और थी। होगी जो बाइडन ने इतना इंडियंस के लिए, इंपॉर्टेंट समझा नहीं इंडिया के कि लोगों के G7 लिए। का एक्सपेंशन करना चाहिए। बाइडन का प्लान ये था कि यूएस इकोनॉमी को ये वापस खड़ा कर देंगे, यूएस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और यूएस ही अकेला G7 को लीड करेगा, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उल्टा आप देखोगे यूएसए में लगातार बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं। और दूसरी बात देखो, G7 जहां पर बड़ा एक इलीट ग्रुप बन के रह गया है, जहां पर लिमिटेड कंट्रीज आपको मिलेंगे, कई सालों से लिमिटेड कंट्रीज हैं। उल्टा एक देश यहां पर जो था रशिया, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया 2013-14 के आसपास। दूसरी तरफ आप देखो तो ब्रिक्स बहुत ज्यादा डायनामिक है। ब्रिक्स को कई कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती है, 12 कंट्रीज हैं टोटल। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दे दी है कि ये लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इनमें कई कंट्रीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, नाइजीरिया, एमिरेट्स, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान। इवन टर्की ने भी कहा है कि ये लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसलिए देखो, G7 बहुत ज़्यादा नर्वस है और इनको ये बताए कि ब्रिक्स को अगर कमज़ोर करना है और G7 की रेलेवेंस को वापस उठाना है, तो उसके लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब एक मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया G7 को ज्वाइन कर लेता है तो आबादी के मामले में G7 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इवन कंपेयर टू ब्रिक्स। क्योंकि चाइना को आप अगर देखोगे ना, लगातार इनकी आबादी गिर रही है। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ दशकों में इनकी आबादी 100 करोड़ के भी नीचे चली जाएगी। ये प्रोजेक्शन है, बहुत सारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं। यूएन का जो एस्टिमेट है ये तो ओपनली ये बात कहता है। तो चाहे आबादी की बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G7 के लिए। और इसलिए अब इनके जर्नलिस्ट खुल के कह रहे हैं कि मेक इंडिया पार्ट ऑफ G8। ना क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडिया ब्रिक्स को छोड़ के G8 का पार्ट बनेगा, या फिर इंडिया के पास, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के पास एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट बना रहे, क्योंकि ब्रिक्स बैंक में हमारा स्टेक है, मगर साथ ही साथ G7 को भी ज्वाइन कर ले। इससे देखिए इम्कान बहुत ज्यादा है कि G7 इंडिया की जो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस है भी बढ़ेगी। मेंबर और ही आप रहेगा देखोगे इन और द G7 को फ्यूचर भी ज्वाइन कर लेगा, तो होना फिर यही ग्रुप है, ऐड बन जाएगा। इंडिया डेफिनेटली विल बिकम ए पार्ट ऑफ G8। इस ग्रुप का एक्सपेंशन होना ही है। इट इज नॉट ए प्रेडिक्शन, इट इज ए स्पॉइलर। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि जो G7 समिट जापान में होगा ये किस शहर में होगा। तो इसका आंसर वैसे वीडियो में मैं आपको दे नहीं पाया, मगर सही आंसर जो है इसका ये है ऑप्शन ए, हिरोशिमा। जी मेरा हाँ, सवाल फिर गलत वही हो गया। शहर जहां पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, हिरोशिमा नागासाकी, आप सबको पता होगा। तो हिरोशिमा में होने वाला है G7 2023 का समिट। इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। इंडिया को आप देखोगे लगातार पिछले बहुत सारे समिट्स में इनवाइट किया गया है, चाहे समिट कनाडा में हुआ हो या फिर फ्रांस में या जापान में। तो आप कह लीजिए इंडिया की पार्टिसिपेशन हर बार होती ही है। बस अब एक फॉर्मेलिटी बची है कि इंडिया को प्रॉपरली इस ग्रुप में शामिल भी कर लिया जाए। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी अच्छा, तो इंडिया, ये इम्कान है कि इंडिया ग्रुप 7 में भी शामिल हो जाएगा, तो फिर वो ग्रुप 8 बन जाएगा और ब्रिक्स को इंडिया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंडिया जिस लिहाज से इंडिया की इकानमी बढ़ रही है, तो
इंडिया भी दुनिया के लिए एक मंडी है, लेकिन इंडिया भी अपने लिए एक मंडियाँ ढूंढेगा तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यानी मतलब जो लातीनी अमेरिका के ममालिक है वो इंडिया के लिए एक बड़ी मंडी साबित हो सकते हैं। और रशिया और इंडिया के ताल्लुकात तो वैसे ही बहुत पुराने और देरीना ताल्लुकात है। दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का बहुत साथ दिया है और ओपनली दिया है, खुलेआम दिया है। तो इंडिया ब्रिक्स को भी नहीं छोड़ सकता और G7 जो है उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इंडिया दुनिया के लिए एक ज़रूरत बन चुका है अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी इकानमी की वजह से और अपनी जो उनके अंदर एक पोटेंशियल है उसकी वजह से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।